और दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर देश दुनिया की ताजा बड़ी अपडेट के बारे में आपको बताएंगे। किसानों के आंदोलन को लेकर क्या कुछ नई जानकारी सामने आ रही है, जहां पर 26 मई को किसानों की तरफ से 6 महीने पूरे होने के बाद काला दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर क्या कुछ नई जानकारी दी गई है, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर कोरोना के बढ़ने का आरोप लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने अपने बयान से मारी है पलटी। किसानों को लेकर दिए गए बयान पर दिया है उल्टा बयान और सफाई देने लगे हैं शिक्षा मंत्री। इसी के साथ में आपको बताएंगे किसानों के आंदोलन की भरपाई के लिए बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के नेताओं ने कोरोना संकट का इस्तेमाल करने को लेकर नई रणनीति बनाई है। इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे किसानों के धरना स्थल पर कोरोना फैलने के आरोप के बाद संयुक्त किसान मोर्चा भड़का, सरकार को अविश्वास और अव्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। और इसी के साथ में आपको बताएंगे कि योगी सरकार को किसानों ने पहली बार चुनौती देते हुए कहा कि बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में भी शिकस्त देने की तैयारी हम कर रहे हैं। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर दिल्ली में प्रधानमंत्री से केवल इतना पूछा कि वैक्सीन बच्चों को कब मिलेगी, तो 13 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। एक एक करके चलेंगे सभी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के अंदर चल रहे किसानों के आंदोलन करते हैं पुरजोर समर्थन, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर किसानों के आंदोलन को 6 महीने पूरे हो चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 तारीख को काला दिवस मनाने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध को लेकर 40 से ज्यादा किसान संगठनों के प्रधान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन को 6 मई को होने वाले 6 महीने पूरे होने पर काला दिवस मनाने का कार्यक्रम रखा है। डिजिटल तरीके से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार का एक बार फिर से विरोध करते हुए कहा है कि सभी लोगों से अपील की जाती है कि आने वाली 26 मई को घरों, वाहनों और दुकानों पर काला झंडा लगाकर करे विरोध। 6 महीने पूरे होने के बाद काला दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। आपको बता दें कि राजेवाल ने कहा कि 26 मई को देश के अंदर 6 साल पूरे होकर मोदी सरकार के 7 साल हो जाएंगे और इसी अवसर पर काला दिवस मनाया जाएगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली चलो मार्च के तहत पानी की बौछार और अवरोधकों का सामना करने के बाद बड़ी संख्या में किसान लगातार दिल्ली की बॉर्डर पर जमे हुए हैं। कोरोना काल में तमाम तरह के गंभीर आरोप लगने के बाद भी किसानों का आंदोलन टिकरी, सिंघू, गाजीपुर बॉर्डर पर बड़े स्तर पर जारी है और छोटे मोटे कई इलाकों में लगातार टोल प्लाजा से लेकर कई सारे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान और पंजाब के इलाकों में आंदोलन जारी है। आपको बता दें कि किसान नेताओं ने अपील की है और 26 मई को काला दिवस मनाया जाएगा। इस पर आप लोग की जो कुछ भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर गांव में बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को किसानों के आंदोलन से जोड़कर बयान देने वाले हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने अपने बयान को लेकर पलटी मारी है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने अपने बयान को लेकर एक बार फिर से जब संयुक्त किसान मोर्चा का विरोध हुआ तो बयान को बदल दिया है। शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर से मीडिया के सामने आकर अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि किसानों के आंदोलन की वजह से ही कोरोना फैल रहा है, बल्कि इसकी वजह से आंदोलन ऐसे स्थानों पर फैला है जहां पर कोरोना ऐसे स्थानों पर ज्यादा है जहां पर आंदोलन चल रहे हैं। आपको बता दें कि इस तरह से शिक्षा मंत्री अपने बयान को लेकर पलटी मार रहे हैं और कोरोना का सबसे पहले एकमात्र कारण किसानों के आंदोलन को बता रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि कई कारणों में से एक कारण है, यानी एकमात्र कारण नहीं है किसानों का आंदोलन कोरोना के गाँव में बढ़ने का, यानी अपने बयानों को लेकर पलटी मारा है। इसी के साथ में आपको बता दें किसानों के आंदोलन की भरपाई कोरोना संकट से करने की जुगत में है जननायक जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी भी उसी राह पर निकल गई है। हरियाणा के अंदर किसानों के आंदोलन के कारण केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार को काफी नुकसान पहुंच रहा है। हालत ये है कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते मंत्री सार्वजनिक जगह पर कई कार्यक्रम करने से हिचक रहे हैं। शायद यही कारण है कि कोरोना से निपटने को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मंत्रियों को फील्ड में उतारा था, लेकिन किसानों के आक्रोश को देखते हुए मंत्री अपने घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, जिसके बाद बीजेपी ने अपने नेताओं और संगठन के कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि इस बार फील्ड में लोगों के बीच जाने के लिए बीजेपी ने अपने संगठन के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। जननायक जनता पार्टी पहले ही कार्यकर्ताओं की फौज मैदान में उतार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का यह पैतरा कितना काम आएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि किसानों के आंदोलन के कारण बीजेपी को भारी नुकसान हो रहा है और इसीलिए बीजेपी की तरफ से इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि ये सारी रणनीतियां उस वक्त से फेल है जब से ये आंदोलन जारी है। इसी के साथ में आपको बता दें किसानों के धरना स्थल पर कोरोना के फैलने के आरोप को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भड़क गए। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने सरकार को स्वास्थ्य सुविधाएं देने में नाकाम होने का एक बड़ा कारण बताया है और आरोप लगाए हैं। किसानों ने कहा कि यहाँ तक कि सरकार ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं कर पा रही है। इसका कारण यह है कि सरकार कर नहीं पा रही है और सरकार करना भी नहीं चाहती है, और यही सबसे बड़ी वजह है देश के अंदर लगातार हो रही मौतों के कारण का, क्योंकि जितनी भी मौतें हो रही है सभी ऑक्सीजन की कमी से हो रही है। किसान नेताओं ने यहाँ तक कहा कि सरकार ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में फेल रही है। ऐसे में सरकार को किसानों पर
पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाने की जगह स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना चाहिए। बॉर्डर पर ईद की नमाज अदा की गई और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता मौजूद रहे और एक साथ भाईचारे का संकेत और संदेश भी दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए किसानों के कारण कोरोना फैलाने का झूठ बोल रही है। पिछले कई महीनों से धरने पर बैठे लोग लगातार प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं और कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया, न ही कहीं पर हॉटस्पॉट बना है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार हर स्तर पर फेल हो गई है और यही साबित करना चाहती है कि किसानों के आंदोलन की वजह से कोरोना महामारी फैल रही है, जबकि सरकार को सबसे पहले जनता को ऑक्सीजन उपलब्ध करानी चाहिए। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने भी सरकार पर बार बार कोरोना के नाम लेकर किसानों के आंदोलन को तोड़ने की कोशिश पर निशाना साधा है। इस तरह से सरकार अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही है। चड़ूनी ने आरोप लगाया है कि सरकार एक सप्ताह में ऑक्सीजन प्लांट बना सकती है, लेकिन उसके बावजूद प्लांट नहीं बनाए गए तो सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही है। इस तरह की लापरवाही को छुपाने के बहाने की सरकार कोई न कोई बहाना ढूंढ रही है और किसानों पर आंदोलन के दौरान कोरोना फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। इसी के साथ में आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी को एक तरफा करारी शिकस्त दिलवाने में किसानों का सबसे बड़ा रोल रहा है और किसान नेता राकेश टिकैत ने बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर भी योगी आदित्यनाथ को खुले तौर पर चुनौती दे दी है। आपको बता दें कि प्रदेश भर के अंदर मीडिया का ध्यान कोरोना की महामारी की ओर है, जहां पर यह जानना आपके लिए जरूरी है कि दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों का आंदोलन अभी भी पुरजोर तरीके से जारी है। तीनों विवादित कृषि कानून के विरोध को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त दिलाई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को हराएंगे। टिकैत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 3000 से ज्यादा जिला पंचायत सदस्यों की सीट पर हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 600 से ज्यादा का आंकड़ा नहीं पार कर पाई। 200 सीटें बीजेपी ने बेईमानी से जीती है। अभी बीजेपी को करारी हार की शुरुआत हुई है। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो अगला मिशन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का होगा। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में राकेश टिकैत ने कहा कि आने वाले 26 मई को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ देश भर के अंदर किसान काला दिवस मनाएंगे। हमने 26 मई को ब्लैक डे घोषित किया है। इस दिन हम अपने घरों और गाड़ियों पर काला झंडा लगाकर विरोध जताएंगे। कोरोना संकट को लेकर एंकर ने राकेश टिकैत से पूछा कि कोरोना संकट चल रहा है, आपको डर नहीं लगता? राकेश टिकैत ने कहा कि देखो, मौत तो आएगी ही, आंदोलन लड़ लेंगे तो कोरोना से लड़ाई चलती रहेगी। कोरोना से सरकार भी लड़ रही है और हम भी लड़ रहे हैं। अगर हम यह आंदोलन छोड़कर चले जाते हैं तो हमें सरकार भी मारेगी और कोरोना भी मारेगा। इसी के साथ में एक और अपडेट है, जहां पर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केवल एक मांग की गई थी, जिस पर 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यानी 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मोदी सरकार कोरोना वायरस से निपटने की नीतियों को लेकर एक तरफा फैसले ले रही है और सारे फैसले लगभग फेल होते जा रहे हैं और यही बड़ा कारण है कि साइंटिस्टों की भी सरकारें सुन नहीं रही है। साइंटिस्ट भी नाराज हैं। दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए पोस्टरों को लेकर राजधानी के अंदर 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पोस्टर में कोरोना वायरस से निपटने की नीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की गई है। सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि पिछले कुछ दिनों से इलाकों के अंदर इस तरह की तस्वीरें और पोस्टर लगाई गई हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले को लेकर 13 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। आरोपी पर सार्वजनिक संपत्ति को विकृत करने के मामले को लेकर कई धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। ये गिरफ्तारियां दिल्ली पुलिस की 4 अलग अलग डिवीजन की ओर से की गई है, जिसमें उत्तर पूर्व, मध्य, उत्तर पूर्व रेंज भी शामिल है। इसके संकेत मिल रहे हैं कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। केवल एक सवाल पूछा था कि मोदी जी, हमारे बच्चों को वैक्सीन क्यों मिलेगी और हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी जा रही है, ये सवाल पूछा गया था, जिसके बाद इस तरह की कार्रवाई की गई है। इस पर आप समझ सकते हैं कि सरकार किस तरह से अपनी आलोचना बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। यानी कि जो सत्य है उसे भी बोलने पर इस तरह की कार्रवाइयां हो रही है। इस पर कहीं न कहीं कई सारे सवाल जरूर खड़े होने चाहिए। और एक और अपडेट की माने तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित और बीजेपी के लिए हमेशा से समर्थन मांगने वाली फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक बार फिर से विवादित बयान देते हुए कुछ बातें कही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर आपत्तिजनक बयानों को लेकर ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करा चुकी कंगना रनौत ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। कंगना रनौत का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता रही है कि गंगा नदी में बहती लाशों की वीडियो तस्वीरें भारत की नहीं है बल्कि नाइजीरिया की है। कंगना इस वीडियो में कह रही है कि आजकल जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि गंगा किनारे लाशें तैर रही है, दरअसल वो तस्वीरें भारत की नहीं बल्कि नाइजीरिया की है। यहाँ के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपनी ही पीठ पर छुरा क्यों घोंप रहे हैं, इस तरह से सवाल कंगना रनौत ने खड़े किए हैं। आपको बता दें कि आए दिन कंगना रनौत इस तरह से विवादित बयान देती रहती हैं और बड़ी बात यह है कि बीजेपी के पक्ष में इस तरह के विवादित बयान देती रहती है। यानी सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि किसके इशारों पर कंगना रनौत बयान दे रही है। इस पर आप लोग की जो कुछ भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटका कांग्रेस ने वैक्सीन खरीद के लिए 100 करोड़ का प्लान बनाया है। सांसद और विधायक 1-1 करोड़ रुपए देंगे। देश में कोरोना महामारी के दूसरी लहर के बीच में राज्यों के अंदर वैक्सीन की भारी कमी देखने को मिल रही है। वैक्सीन की कमी को लेकर राजनीति भी देखने को मिल रही है,
लेकिन इस समय कर्नाटका कांग्रेस ने एक बहुत अच्छी पहल की है। दरअसल शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी की कर्नाटका इकाई ने ऐलान किया है कि राज्य में पार्टी वैक्सीन निर्माताओं से सीधा वैक्सीन खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्लान इकट्ठा कर रही है। इस प्लान के अनुसार पार्टी के सांसद, विधायक और पार्षद कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए अपने स्थानीय क्षेत्र के विकास निधि से पैसा देंगे, यानी लोकल डेवलपमेंट का जो फंड है उससे पैसा दिया जाएगा। टीकाकरण को फेल बताकर केंद्र और नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार ने भी केंद्र और राज्य सरकार के लोगों से इस पूरे प्लान को लेकर अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि कर्नाटका कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार की तरफ से अपील की गई है। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो ममता बनर्जी के भाई का कोरोना से निधन हुआ है। 1 महीने पहले ही उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं पर आंध्र प्रदेश के अंदर सीएम रेड्डी की जमानत रद्द करने की मांग करने वाले सांसद गिरफ्तार किए गए। राजद्रोह का मामला चलाया गया है। वाईएसआर कांग्रेस के बागी नेता और नामसपुरम से सांसद कानूमूरी रघुराज कृष्णम राजू को आंध्र प्रदेश के अंदर सीआईडी ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया और राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया है। आपको बता दें कि इस तरह का आरोप लगाया गया कि उनके साथ मारपीट भी की गई है। 124A यानी राजद्रोह, 153A यानी अलग अलग समूहों के बीच में शत्रुता भड़काने जैसे कई सारे आरोप लगाए गए हैं। इसी के साथ में एक और अपडेट है, जहां पर बीजेपी के सांसद ने किया वीआईपी कल्चर का प्रदर्शन, घर में टीम बुलाकर समर्थकों सहित लगवाया टीका। कोरोना के खिलाफ देश का टीकाकरण जारी है, जहां पर लोगों को काफी मशक्कत के बाद स्लॉट बुक करने का मौका मिल रहा है, लेकिन बीजेपी के नेता इस तरह से अपने घर पर बुलाकर टीकाकरण करवा ले रहे हैं, जिस पर कई सारे सवाल जरूर खड़े होते हैं। एक और अपडेट की माने तो दिल्ली सरकार ने आखिरकार जारी किए 1051 करोड़ रुपए। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के फ्रंट लाइन वर्करों, कर्मचारियों को वेतन के लिए 1051 रुपए जारी किए हैं। 1051 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली नगर निगम इस महामारी के दौरान अपने सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के कारण अपने कर्मचारियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को महीनों से वेतन नहीं दे पा रहा है। ये दिखाता है कि निगम के अंदर अपना कर्तव्य निभाने में निगम पूरी तरह से विफल रहा है। इसलिए दिल्ली सरकार नगर निगम के फ्रंट लाइन वर्कर कर्मचारियों के वेतन के लिए 1051 करोड़ रुपए जारी कर रही है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि सिद्धू का टूटेगा कांग्रेस से रिश्ता, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से भी नहीं मिल रहा है कोई साथ, सुलह के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। इसी के साथ में बीजेपी के विधायक ने उत्तर प्रदेश सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए इस्तीफे की धमकी दी है। आरजेडी और कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया है। आपको बता दें कि पश्चिमी चंपारण के अंदर बीजेपी के विधायक विनय बिहारी ने यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ सरकार को यह बताकर इस्तीफे की धमकी दी है। इसके बाद राजद और कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी विधायक के बयान का समर्थन किया है। इसी के साथ में एक और अपडेट है, जहां पर ब्लैक फंगस को लेकर यूपी सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए वरिष्ठ डॉक्टरों ने ब्लैक फंगस को बचाने के कई सारे तरीके जाहिर किए हैं, जिसमें कहा गया है कि कोविड के दौरान कुछ दवाइयां बताई गई हैं जो दवाइयां देनी जरूरी है, और कुछ लक्षण बताए गए हैं जिस लक्षण के होने के बाद अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत है। इसी के साथ में आपको बताते चले उत्तर प्रदेश में गंगा में एक बार फिर से मिले शव। गाजीपुर प्रशासन की ओर से अंतिम संस्कार कराया गया है। शवों के मिलने के बाद राज्य की सियासत में बयानबाजी का दौर जारी है। वहीं पर बंगाल के अंदर ममता बनर्जी सरकार ने भी लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है। एक और जानकारी सामने आ रही है, जिसमें चक्रवात तूफान तौकते के टकराने की आशंका को लेकर राहुल गांधी ने अपील करते हुए कहा कि जरूरतमंदों की मदद करे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। इसी के साथ में लोगों की मदद करने के लिए युवा कांग्रेस प्रमुख पर उत्पीड़न किया गया, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है। इसी के साथ में एक और अपडेट आ रही है, जहां पर इजराइल ने गाजा पट्टी के अंदर एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठन के कार्यालय पर बॉम्बिंग की है, बिल्डिंग को गिराया है। हमले में कतर के अल जजीरा टेलीविजन और अमेरिकी समाचार एजेंसी द एसोसिएट्स प्रेस की 13 मंजिला इमारत को नष्ट कर दिया गया है, जिसके बाद इजराइल के इस तरह से रॉकेट दागने पर दुनिया भर के बड़े बड़े देशों ने भी आलोचना की है और इस तरह से हिंसा के खिलाफ बयान दिया है। यहाँ तक कि भारत सरकार ने भी इस पूरे मामले को लेकर हिंसा न करने के लिए दोनों पक्ष से कहा है। एक और अपडेट की माने तो केंद्रीय मंत्री ने एशिया नेट चैनल का प्रेस वार्ता में कर दिया बहिष्कार, बोले पार्टी लाइन पर कामयाब हूँ। सवाल ये खड़ा होता है कि केंद्रीय मंत्री क्या अपनी पार्टी लाइन पर बयान देना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने एक चैनल का बहिष्कार कर रखा है जिसे एशिया नेट का पूरा नेटवर्क कहा जाता है, उसका बहिष्कार बीजेपी ने कर रखा है, लेकिन केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने भी केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद उस मीडिया का बहिष्कार किया है। ये कितना जायज है, इस पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। एक और जानकारी की माने तो कोरोना के खिलाफ राजस्थान के शहर ने बनाया है इतिहास। 50% से ज्यादा कोरोना के संक्रमण के मामले कम कर दिए, यानी एक मुहिम चलाने के बाद 13,512 रोगियों की पहचान को लेकर काफी ज्यादा गंभीर मामले डुंगरूपुर के पंचों और सरपंचों के मदद से कोरोना को काबू में किया गया है। यानी राज्य के अंदर पंचायती स्तर पर किस तरह से कोरोना को काबू में करने के लिए फैसले उठाए गए हैं, जिसके बाद जिला के अंदर 52% से कम केसेस आए हैं। यानी प्रशासन के द्वारा चलाई गई मुहिम कितनी ज्यादा सफल हुई है, और इसका सबसे बड़ा श्रेय इस बात को जाता है कि सभी स्तर के सरकार को तवज्जो दिया गया है, खासकर तीसरे स्तर की पंचायत को भी काफी ज्यादा मुख्यता दी गई है कोरोना लड़ाई के मामले को लेकर। एक और अपडेट की माने तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का ऐलान, कहा भारत में बायोटेक पुणे में कोविड-19 के टीकों का निर्माण
करेगा, इसकी इजाजत हमने दे दी है। वहीं पर कोरोना संकट के बीच में लॉकडाउन के बेहतर परिणाम आ रहे हैं। मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर का मिसाल देते हुए केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने यह बयान दिया है। इसी के साथ हम आपको बताते चले कि इजराइल के अंदर गाजा में हुई एयर स्ट्राइक को लेकर चाइना ने भी बयान दिया है। चाइना ने इजराइल और फिलिस्तीन के मामले को लेकर बयान देते हुए कहा कि अमेरिका अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार का सबसे बड़ा द्योता बताता है, अपने आप को सबसे बड़ा रक्षक बताता है। लेकिन आज जिस तरह से फिलिस्तीन पर इजरायली मिसाइलें दागी जा रही है, उसके बाद से अमेरिका चुप है, पूरा का पूरा पश्चिमी देश चुप है। यानी चीन को मौका मिल गया है अमेरिका को घेरने के लिए। इसी के साथ में पंजाब के अंदर नए जिले मलेरकोटला को लेकर अरविंदर सिंह और योगी आदित्यनाथ में छिड़ी जुबानी जंग। योगी आदित्यनाथ ने इसे पंजाब कांग्रेस की सरकार की विभाजनकारी नीति बताते हुए कहा कि पंजाब में इस तरह के फैसले शांति भंग करने और विभाजनकारी नीति के तहत लिए गए हैं, जिस पर कैप्टन अरविंदर सिंह ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ का बयान बीजेपी की विभाजनकारी नीतियों की कवायद के तौर पर शांतिपूर्ण पंजाब में सांप्रदायिक घृणा पैदा करने का प्रयास है। अरविंदर सिंह ने ईद के मौके पर शुक्रवार को मलेरकोटला को पंजाब का 23वां राज्य का जिला घोषित कर दिया है। इसे संगरूर जिले से अलग किया गया है। वहीं पर आपको बता दें कि ये परीक्षा का समय है, हमें एकजुट होकर काम करना होगा, भागवत ने बयान दिया है। आरएसएस के प्रमुख भागवत का यह बयान उन दिनों में आया है जब देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है और सरकारें फेल दिखाई दे रही हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि आरएसएस अपने आप को सबसे बड़ा संगठन बताता है, राष्ट्रवादी बताता है, लेकिन कोरोना काल में मदद पहुंचाने में आरएसएस का क्या रोल है, इसको लेकर मोहन भागवत को बयान देना चाहिए। इस तरह से जनता पर आरोप नहीं मरना चाहिए, यानी जनता को लापरवाह बताकर मोहन भागवत अपनी सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। एक और जानकारी की माने तो देश कष्ट में है तो मैं भी कष्ट में हूँ, मोदी के बयान पर संजय सिंह बोले, कहा कष्ट में होते तो अस्पताल बनाते मोदी जी, अपना महल नहीं बनाते। 20,000 करोड़ का महल प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं, उनको सबसे पहले जनता के स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए। पैसे की बर्बादी पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है उस दौर में जब इमरजेंसी की स्थिति है। वहीं पर गंगा के अंदर मिली 2000 से ज्यादा लाशें। राहुल गांधी बोले, कहा जो कहता था माँ गंगा ने बुलाया है उसने माँ गंगा को रुलाया है। यानी एक एक करके सारी बड़ी अपडेट आती है जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचा दी है। अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।